D6 देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8x प्लस 25 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 9। फिर से वही एक लेफ्ट वाली इनक्वालिटी एक राइट वाली इनक्वालिटी है। तो फर्स्ट सॉल्व ये वाला, लेफ्ट वाला सॉल्व किया ये वाला, तो यहाँ से देखो आ रहा है एक्स ग्रेटर देन 0। फिर ये वाला जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, देखो यहाँ के इरेशनल फैक्टर्स आएंगे इसमें। तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो इरेशनल आ रहे हैं। एक्चुअली इसको जब नंबर लाइन पे रखेंगे तो क्या रखते हैं यहाँ पे, इसके जो फैक्टर आते हैं, इसके जो फैक्टर आएंगे उनको 0 रखने पर जो आएगा वही तो नंबर लाइन पे रखते हैं। तो फैक्टर्स, तो ये वाले फैक्टर आएंगे तरह लगाने के बाद। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो ये जो करेंगे तो x आएगा 1 माइनस रूट 18 से लेके 1 प्लस रूट 18 तक। तो x शुड बी पॉजिटिव एंड x शुड बी लाइक दिस टू दिस। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आ रहा है x 0 से लेके 1 प्लस रूट 18। अच्छा, रूट 18 मतलब 0 से लेके रूट 18 क्या है 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 मैंने तो 5 पॉइंट समथिंग। तो x लाई कर रहा है 0 से लेके 5 पॉइंट समथिंग। अब इसमें कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं, इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या आ गया 0 से लेके 5 पॉइंट समथिंग में, 0 इंक्लूडेड भी नहीं है। तो फिर 1 2 3 4 5, तो ये 5 इंटीग्रल वैल्यूज इस में आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि D7 है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब देखो ये जो फैक्टर हैं यही तो फैक्टर है इस एक्स क्यू प्लस 1 के। तो यहाँ पे पहले मैंने एलसीएम लिया ये नीचे, और फिर देखो ये ऊपर कैलकुलेशन के बाद ये क्वाड्रेटिक बचता है, माइनस से डिवाइड कर दिया, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ऊपर फैक्टर हो गए। अब देखो ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे। तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं हो रहे, तो मैंने जब चेक किया तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। इट मीन्स ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर क्या बचता है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बट हमें साइड में यहाँ लिखना पड़ेगा कि x नॉट भी माइनस 1, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल नहीं होगा। तो x माइनस 1 पे ये कट नहीं सकता, तो x माइनस 2 लेस देन 0 है और x माइनस 1 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर फाइनली कितना आएगा, x लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 2, x लेस देन इक्वल्स टू 2 बट x नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसमें पूछा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आएगा, x लेस देन 2 पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। दैट्स इट। अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के हैं। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। देखो यहाँ पे, अब देखो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 2009 एलिमेंट्स हैं और एक ए यूनियन भी दे रखा है, उसमें 2 सेट्स होंगे, 2 सेट ए और बी, तो ए यूनियन भी दे रखा है 280 और एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, जो कॉम्प्लीमेंट का जो साइन है जब बाहर जाएगा तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला यूनियन हो जाएगा। अब ये क्या है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस दैट सेट। अब ये 2009 है और ये माइनस 280 है, तो ये करेगा 1729। अब ये एक्चुअली दे क्या रखा है क्वेश्चन में कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप में दे रखा है, जैसे x1 क्यू प्लस x2 क्यू इजिकल टू y1 क्यू इजिकल टू y2 क्यू, है ना ये। और ये जो वैल्यू है कितना निकल कर आया, 1729। तो एक्चुअली ये यहां से कुछ हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब 1729 नंबर को देखने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि ये कुछ स्पेशल नंबर है। 1729 एक स्पेशल नंबर है जिसको हम रामानुजम नंबर बोलते हैं। एक्चुअली इस नंबर में क्या खासियत है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी रिटन एज ए क्यू प्लस बी क्यू इन 2 डिफरेंट वेज, है ना। तो 1729 कैन बी रिटन एज 1 क्यू प्लस 12 क्यू एंड 9 क्यू प्लस 10 क्यू, ये भी है ये और ये भी है। तो 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में 2 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रामानुजम नंबर है और स्पेशल है इसमें, इसलिए क्वेश्चन बना ही इसलिए है। तो अब मुझे पता चल गया कि 1729 को देख के समझ में आना चाहिए, अच्छा इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 क्यू प्लस 12 क्यू या 9 क्यू प्लस 10 क्यू। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x1 y1 से छोटा है, y2 फिर y1 से बड़ा है और x2 ग्रेटर है। तो x2 सबसे ग्रेटर है, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रेटर कौन नंबर है, 12। तो ये 12 हो गया x2, तो x1 कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे यहाँ से y1 9 हो गया, y2 10 हो गया। सिंपल, बस ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो अभी बोला जा रहा है। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी है, x2 प्लस y2 अपॉन x1 प्लस y1 ये निकल के आया।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तुमने एक सेट दे रखा है U 2009 एलिमेंट है, एक सेट A दे रखा है 1681। अच्छा, दूसरा सेट में कितने एलिमेंट है, B एलिमेंट में, उसमें है 1075। बट इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इस A में जो जितने एलिमेंट है 1681, उसी आउट ऑफ 1681 1075 इज द एलिमेंट ऑफ सेट B। तो जो सेट B है वो एक्चुअली सेट A का सबसेट है। ये सेट B है और सेट A का, वो जो सेट A में 1681 आ रहे हैं उसमें से 1075 सेट B के हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है उस क्वेश्चन में, सेट A ऐसे दे रखा है, सेट B उसका सबसेट है। तो अब सेट A अगर सेट B अगर सेट A का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B तो यही हो गया B सेट। तो अब n ऑफ A माइनस बी कितना हो जाएगा, n ऑफ A माइनस बी का क्या मतलब होता है, A में है बट B में नहीं है, तो n A में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर देंगे और A इंटरसेक्शन B क्या होगा, B सेट हो जाएगा क्योंकि B सबसेट है। तो 1075 A इंटरसेक्शन B पूरा का पूरा सेट B हो जाएगा और ये 1681 दे रखा है तो 606 हो जाएगा ये। तो n ऑफ A माइनस बी कितना हो गया, 606। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि n ऑफ A माइनस बी तुम्हें ऐसे दे रखा है कि उसको इस फॉर्मेट में लिखा गया कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है प्लस 3 प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है, जो कि तीनों प्राइम नंबर डिफरेंट है जिनमें एक ऑर्डर भी है P1 लेस देन P2 लेस देन P3। तो फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ M, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ यू हैव टू फाइंड P1 P3 अपॉन P2। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में अब पहले 606 को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे। अब तुम्हें ये देखना है कि P का जैसे मैंने वैल्यू सपोज कि M का वैल्यू सपोज मैंने 1 रखा, M पॉजिटिव इंटीजर है तो M 1 रखा, तो फिर यहाँ से आया P1 P2 P3 605 आया, तो ये शायद मल्टीप्लाई हो कैसे आएगा 5 इंटू 11 इंटू 11। बट यहाँ पे जो मुझे दिखना चाहिए ये 3 प्राइम नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो भी डिफरेंट, तो ये तो डिफरेंट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, लेट M इज इक्वल टू 2 लिया, तो M इज इक्वल टू 2 लेने पर P1 P2 P3 कितना आएगा, ये 60 मतलब M स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 इधर गया 602। अब 602 को जब मैंने ब्रेक किया तो वो ऐसे ब्रेक हुआ 2 इंटू 7 इंटू 43। अब ये डिफरेंट प्राइम नंबर है, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब M का वैल्यू लीस्ट चाहिए था, अब हो सकता है आगे भी ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाए, बट लीस्ट चाहिए तो M इज इक्वल टू 2 इज एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे जो P1 P2 P3 है वो ये हो जाएंगे। अब फिर से क्वेश्चन में ये पूछा है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट आएगा कि हम ऐसे कब तक चेक करेंगे, तो जब कोई क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, वो विद इन टाइम फ्रेम में ही होना है सॉल्व, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऐसे ही लिया जाएगा, वैसे 1 2 ऐसे तो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लोगे, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर एक सेट ए दे रखा है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है x, y जो कि रियल है और x³ + y³ = 1 है। ऐसे ही सेट B है x - y = 1, ऐसे ही सेट C है x + y = 1। अच्छा, अब इसमें बोला क्या जा रहा है, A और B में जो कॉमन है, A और B में जो इंटरसेक्शन है वो P है, P एलिमेंट्स है, और B A इंटरसेक्शन C में Q एलिमेंट्स है, तो Q - P पूछा जा रहा है। ओके, इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, जो A और B को सेटिस्फाई करे, A और B में जो कॉमन है, ऐसे x और y जो A को भी सेटिस्फाई करे और B को भी सेटिस्फाई करे। तो A में क्या है, x³ + y³ 1 होना चाहिए और x - y भी 1 होना चाहिए। तो इनको जब मैंने सॉल्व किया तो वहां से x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0, मतलब 1, 0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली A और C की बात करते हैं, तो A में और C में जब देखेंगे तो यहाँ पर जब मैंने y का वैल्यू यहाँ निकाल के रखा तो यहाँ से देखो x का वैल्यू तो 0 आ रहा है और फिर y का वैल्यू 1 आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ 2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं A इंटरसेक्शन C में। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन B में 2 में, इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 2, यानी Q का वैल्यू हो गया 2, और इंटरसेक्शन B में कितना आ रहा है 1 एलिमेंट्स, 1 ऑर्डर्ड पेयर, तो Q - P कितना हो जाएगा 1। ये ओके। अब इसके बाद देखो, अब ये सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 का है, शायद पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये, सेकंड। देखो क्या बोला जा रहा है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट = B इंटरसेक्शन C। ये पूछा जा रहा है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसे बोला जा रहा है। तो देखो, जैसे ये कोई, जैसे हम जानते हैं कि अगर मैं बोलूं कि A इंटरसेक्शन B मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इजीली क्या लिख सकते हैं कि A
ए यूनियन बी, एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ए यूनियन बी का जैसे कॉम्प्लीमेंट है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं बस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर जाएगा तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट हट गया, ये जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन बन चुका है, ये बी कॉम्प्लीमेंट बी बन चुका है। अच्छा, अब ये भी एक सेट है। अब सपोज कि देखो ऐसे लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी लिखा हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे भी यूनियन है, यहाँ पे भी यूनियन है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब यूनियन का साइन में कहीं भी, मतलब इस ब्रैकेट में कहीं भी लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे पहले बी यूनियन सी ले लो, फिर बाद में ए के साथ यूनियन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो जैसे ये कोई सेट है, फिर उसका यूनियन है सी के साथ, फिर उसका यूनियन है बी के साथ, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, जैसे ये कोई सेट है तो ये वाला जो बी है उसको यहाँ लिख दो और फिर बाद में सी के साथ यूनियन ले लो, एक ही बात है, ओके। अब ए इंटरसेक्शन बी और बी का यूनियन क्या होगा, अब तुम सीधे सोचो कि ए इंटरसेक्शन बी, जैसे ये ए है, ये बी है और ये इंटरसेक्शन बी है और ये पूरा बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये वाला जो पूरा बी है, तो इसके साथ जो यूनियन आएगा वो तो पूरा बी आ जाएगा। मतलब ये पूरा सेट बी और इसका यूनियन तो पूरा सेट बी हो गया। तो इन दोनों का पूरा यूनियन क्या आ गया, बी, और ये क्या यूनियन सी। बट बी यूनियन सी फाइनल निकल कर आया, बट क्वेश्चन में तो ये बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, तो गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसके बिल्कुल सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर से वही इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये जैसे सेट ए है और ये मान के चलो सेट बी है और ये सेट सी है सपोज, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ऐसे, तो पहले इसका और इसका ये वाला साइन लग गया, इसमें इन दोनों के बीच में ये इंटरसेक्शन लग गया, हो गया। फिर इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच अब ये यूनियन आ रहा है यहाँ बीच में, तो ये यूनियन लग गया और फिर इन दोनों के बीच में ये इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, दिस, फिर इसके बाद ये यूनियन, फिर इसके और इसके बीच में लग गया। मतलब एक सेट में ये कंसीडर कर रहा हूं और एक सेट ये कंसीडर कर रहे हैं। देखो अब किसी का कॉम्प्लीमेंट और वो खुद सेट, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट और ए में कभी कोई कॉमन पार्ट आएगा, तो ये तो फाई हो गया। अच्छा, फिर से अब ये क्या है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी का फिर से कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट का साइन जाएगा तो यही बन जाएगा, तो अब ये क्या हो गया, ए यूनियन, यहां पे भी यूनियन, यहां पे भी यूनियन, ये वाला। अब कहीं भी लगाओ यूनियन, पहले बी यूनियन सी लिख दो, फिर ए के साथ यूनियन लो, एक ही बात है, फिर फाइनल उसका कॉम्प्लीमेंट, तो फिर ये वाला। तो ये स्टेटमेंट हुआ, ओके।